हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपके फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। मीन्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं माइग्रेन, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं माइग्रेन के, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या ट्रीटमेंट होता है माइग्रेन का। मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसमें हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जो कि हेल्प करेगी आपके माइग्रेन को काम डाउन करने में। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले बात करते हैं माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन को अगर हम साइंटिफिकली बोलें तो एक ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है। ये इट्स अ काइंड ऑफ टेंडेंसी। जैसा कि आपको पता है कि जिसको भी माइग्रेन होता है वो एक तरीके से उसकी पूरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है उसको काफ़ी अफेक्ट करती है। और जिसको भी अगर किसी भी दिन एक अटैक आ जाता है माइग्रेन का तो पूरा पूरा दिन बर्बाद कर देता है। तो जो अगर हम डाटा की बात करें तो देखिए, सिर्फ यूएस में ही 39 मिलियन पीपल जो होते हैं वो माइग्रेन से ग्रसित हैं, मतलब माइग्रेन से अफेक्टेड हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो करोड़ों लोग हैं जो जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। माइग्रेन के वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे जो कॉमन होता है वो होता है हेडेक। हेडेक जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत इंटेंस होता है। कभी कभी इसके साथ जो एसोसिएटिव फैक्टर्स भी होते हैं, इट्स लाइक जैसे जी मचलाना या कभी कभी वोमिटिंग की भी शिकायत होती है माइग्रेन में। इसके साथ साथ समटाइम हेडेक के साथ साथ कुछ एसोसिएटिव फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि साउंड और लाइट की भी सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे थोड़ी सी भी लाइट आती है तो बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध जैसी लगती है, या थोड़ा सा भी साउंड आता है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। इवन कभी कभी विज़न में भी डिफरेंस देखा गया है। एंड स्मेल से भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि थोड़ी सी भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल है जिसकी वजह से भी हेडेक जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सारे एसोसिएटिव फैक्टर्स हैं, ये सारे एसोसिएटिव सिम्टम्स हैं हेडेक के साथ साथ जो आते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। देखिए, टाइप्स में मेजरली देखा गया है ये दो टाइप्स में होता है। वन इज़ एपिसोडिक, सेकंड इज़ क्रोनिक। एपिसोडिक मीन्स होता है कि एक मंथ में 14 टाइम्स आपको अटैक आए हैं, और क्रोनिक होता है जो कि एक मंथ में 15 से ज़्यादा एपिसोड्स आए हों, उसे हम क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स में अगर आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं, जैसे कि वन इज़ क्लासिक माइग्रेन विद ऑरा एंड विदाउट ऑरा। मीन्स ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया, जैसे स्मेल हो गया या विज़न हो गया या लाइट और साउंड से सेंसिटिविटी के साथ साथ जो आता है, यानी आपको पहले ही कुछ ना कुछ इंटेंशन फील होने लगते हैं कि नहीं अब ये इरिटेट करना शुरू हो रहा है, तो आपका धीरे धीरे हेडेक इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक ऑरा के साथ आता है। कभी कभी सडन पेन स्टार्ट हो जाता है, वो विदाउट ऑरा के साथ आता है। नेक्स्ट है बैसिलर माइग्रेन बोलते हैं उसको। बैसिलर माइग्रेन में क्या होता है कि नेक के अराउंड आपको पेन बहुत ज़्यादा फील होता है, और उसके साथ ही साथ आपको कुछ भी जब आप खाते हो, इंगल्फ करते हो, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एंड समटाइम्स ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो आता है उसको हम ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आई मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आई का मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट जो होता है, माइग्रेन के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो होता है उसको हम हेमीप्लेजिक माइग्रेन कहते हैं। हेमीप्लेजिक इसमें टेम्परेली अगर इसको लेमन लैंग्वेज में कहें तो टेम्परेली आपको पैरालिसिस अटैक आता है। वो कुछ समय के लिए होता है कि आपके बॉडी का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट जो आते हैं एब्डोमिनल माइग्रेन बोलते हैं। इसमें आपको माइग्रेन के साथ साथ पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द आपको महसूस करने को मिलता है। नेक्स्ट जो आता है स्टेटस माइग्रेनोसिस। ये एक काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन है। ये पेन जो होता है, माइग्रेन का पेन, आपका तब तक ठीक नहीं होता है जब तक आप मेडिसिन नहीं ले लेते। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गए टाइप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। कॉज की बात करें तो मेडिकली ऐसा कहते हैं कि जो हमारी ब्रेन्स होती है, ब्रेन्स में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उसमें थोड़ी सिकुड़न आ जाती है या ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, जो कि आपको हेडेक कॉज करता है। बट ऑनेस्टली ये जो माइग्रेन है, माइग्रेन इज़ अ मिस्ट्री।
इसका जो रीज़न है वो अभी तक, जो एग्जैक्ट रीज़न है वो अभी तक अनक्लियर है, तो हम उसके लिए ये नहीं कह सकते कि यही एक रीज़न है। मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके माइग्रेन को थोड़ा सा एग्रीवेट कर देते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है जेनेटिक, मीन्स आपके घर में किसी, आपके घर में है या किसी रिलेटिव में है जो, तो मीन्स कि आप उसके लिए प्रोन है, तो आपको माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। सेकंड आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, मीन्स आपके आसपास का माहौल ऐसा है जो कि आपका जो माइग्रेन है यानी जो हेडेक है उसको ट्रिगर कर रहा है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक तरीके का केमिकल होता है हमारी ब्रेन में जो कि डिप्रेशन और एपनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी जब उसका भी लेवल बढ़ जाता है तो भी आपके जो माइग्रेन है उसको ट्रिगर करता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ इन द ब्रेन, कब ब्रेन में जो कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जब वो ए वायर हो जाती है तो भी माइग्रेन के अटैक के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए माइग्रेन एक टेंडेंसी है, उसको लाने के लिए आपको ट्रिगर की ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल होता है, पेट्रोल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्वलनशील होती है, लेकिन जब तक उसको मैच बॉक्स नहीं मिलेगा, नहीं थोड़ी सी आग नहीं मिलेगी, तब तक वो नहीं जलेगा। ठीक उसी तरीके से जो माइग्रेन होता है वो एक टेंडेंसी होती है, उसका अटैक आने के लिए एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है। बिना ट्रिगर के आपको माइग्रेन का अटैक नहीं आ सकता है। ये जो ट्रिगर्स होते हैं वो सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, आपको उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप जो फैक्टर्स हैं उनको जान जाएंगे तो आप अपने जो माइग्रेन के अटैक्स है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको आने से रोक सकते हैं। ये जो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फैक्टर होगा जो कि आपको अफेक्ट कर रहा है। एक इंसान को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। इट कुड बी स्मेल, लाइट या साउंड, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदे को एक ही चीज़ अफेक्ट करेगी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि खाने पीने की चीज़ों से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। उसमें अल्कोहल आता है, अल्कोहल में रेड वाइन होता है जो कि आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। कोई भी चीज़ी प्रोडक्ट या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जिसकी वजह से माइग्रेन एग्रीवेट हो सकता है। चॉकलेट्स हो सकते हैं, कॉफ़ी हो सकता है, कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई जो भी स्वीटनर होता है उससे भी लोगों का एलर्जी होती है, या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला कोई भी फूड होता है उससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। और भी चीज़ें जैसे माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि स्किपिंग मील, यानी जैसे आप बहुत बिजी हो, सुबह से शाम हो गई, आपने कुछ भी नहीं खाया है, उसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो लो होगा, वो भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। या इंटेंस एक्सरसाइजेस से भी माइग्रेन के अटैक के आने के चांसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन हो गया, या सेंसरी स्टिमुलेशन, या जैसे किसी जगह बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, आप वहाँ से निकल रहे हो, उसके बाद अगर आप आधे घंटे भी उस लाउड म्यूज़िक में, इसके बाद आपका हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। हार्मोनल चेंजेस मीन्स 75% जो फीमेल्स होती हैं पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनको माइग्रेन के अटैक्स के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में या मीनोपॉज के टाइम भी उनको माइग्रेन के अटैक के चांसेस होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल जो होता है जब भी ऊपर नीचे होता है तो वो अफेक्ट करता है, जो माइग्रेन की टेंडेंसी होती है उसको प्रेसिपिटेट करता है। कुछ हार्मोनल मेडिसिन होती हैं जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गई, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, वो भी इसकी वजह से भी जो हेडेक होता है उसके प्रेसिपिटेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ मेडिसिन भी होती हैं जैसे वैसोडायलेटर हो गया, नाइट्रोग्लिसरिन्स जो होती हैं जो कि आप हेडेक को प्रेसिपिटेट करती हैं। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो है स्ट्रेस। 75% लोग जो होते हैं स्ट्रेस की वजह से उनको माइग्रेन का अटैक आता है। स्ट्रेस कैन बी फिजिकल, स्ट्रेस कैन बी मेंटल, स्ट्रेस कैन बी इमोशनल। ये तीनों ही चीज़ें जो होती है वो अफेक्ट करती हैं। साथ ही साथ स्लीप डिस्टर्बेंस भी अफेक्ट करती है, वो भी माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं वेदर चेंजेस। वेदर चेंजेस मीन्स बहुत ज़्यादा हॉट वेव्स हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव्स हैं, वो भी आपके जो माइग्रेन है उसको ट्रिगर कर सकता है। नाउअडेज जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है स्क्रीन टाइमिंग। स्क्रीन टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा, चाहे वो आप वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो आप पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे इंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे हो, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना भी एक तरीके का फैक्टर होता है जो कि आपके जो माइग्रेन है उसको ट्रिगर कर सकता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये कुछ ही लोगों में अफेक्ट करेंगे जिनमें ये रिस्क फैक्टर, जिनके पीछे रिस्क फैक्टर्स होंगे। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि फैमिली हिस्ट्री,
फैमिली हिस्ट्री में मीन्स पेरेंट्स में अगर किसी एक पेरेंट को माइग्रेन की हिस्ट्री है तो आप में 50% चांसेस हैं कि माइग्रेन की जो टेंडेंसी होगी वो आपके अंदर पाई जा सकती है। अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है तो आपके अंदर 75% आप जो टेंडेंसी है माइग्रेन की वो आपके उसमें पाई जा सकती है। जेंडर की बात करें तो चाइल्डहुड में यानी बचपन में ये मेल में की टेंडेंसी को एग्रीवेट होने के चांसेस होते हैं, और प्यूबर्टी के आसपास फीमेल में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो 3 गुना बढ़ जाते हैं फीमेल्स में। और एज इसके आगे और बढ़ते हैं तो अप टू 40 एज 40 साल की उम्र तक फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, और आफ्टर 40 मेल और फीमेल ऑलमोस्ट दोनों में बराबर होता है। एज की बात करें तो सबसे पहला जो अटैक आता है वो आता है एडोसेंट एज में, अराउंड 15 से 16 साल की एज में सबसे पहले आपको जो माइग्रेन का अटैक है वो फील करने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है। वैसे तो अटैक किसी भी एज में आ सकता है, लेकिन जो फर्स्ट अटैक होता है वो 15 से 16 साल की एज में आपको महसूस करने को मिलता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। ट्रीटमेंट पार्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज़ एक्यूट, सेकेंड इज़ प्रिवेंशन। एक्यूट में डेफिनेटली जैसे ही आपको माइग्रेन का अटैक शुरू हो रहा है तो जो भी सिम्टम्स है उसको काम डाउन करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो पेन है वो और ज़्यादा वर्स ना हो। मेडिकेशन में आपको OTC मेडिसिन होती हैं जो कि पेन किलर की कैटेगरी में आते हैं, आपको वो लेना पड़ेगा ताकि जो भी आपके जो पेन है उसको सबसाइड कर सके। अगर उससे भी आपको बेटर नहीं होता है, बेटर फील नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपको एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही आपको लेनी होगी, जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी। अब आते हैं प्रिवेंशन पार्ट पे। प्रिवेंशन में आपको डेफिनेटली आपको ये सारे फैक्टर्स अगर आपको पता चल जाता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे प्रिवेंशन में, फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड इज़ आपको जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। नाउ थर्ड इज़ बिहेवियरल थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ प्रोसीजर होते हैं जैसे कि कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि हेल्प करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को थोड़ा सा बेटर करने में, जो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो थोड़े से हैम्पर्ड हो जाते हैं तो उनको बेटर करने में हेल्प करती है, तो वो आपको डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, मीन्स आपके सोने का टाइम, आपको उठने का टाइम, आपकी एक्टिविटीज़, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा लाइफस्टाइल को। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आपके माइग्रेन को काम डाउन करने में। देखिए ये सारी चीज़ें 50% कम कर सकती हैं आपके माइग्रेन को, 100% नहीं। तो कोशिश करेंगे जो भी आपके ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में कि क्या क्या आपको एक्सरसाइजेस करनी है माइग्रेन को दूर करने के लिए। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।